दोस्तों एक कहावत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगता। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो आपको जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। हम बात करेंगे कांग्रेस के सफ़र के बारे में, जो कि कभी एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी कि आज़ादी के 25 सालों तक कभी सत्ता से बाहर नहीं रही और दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां मिलकर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। उसी कांग्रेस के ऊपर आज ऐसी आप बीती आ पड़ी है कि उसे एक राष्ट्रीय पार्टी ना होने का भी डर सता रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे बीजेपी की, जिसका गठन ही मजबूरी में हुआ था। एक ऐसी पार्टी जो अपने पहले जनरल लोकसभा इलेक्शन में मात्र 2 सीटें जीत पाई थी, वो बीजेपी आज इतनी पावरफुल हो गई है कि उसे किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है। वो अपने दम पे ही पूरी सरकार खड़ी कर ले रही है। तो दोस्तों आइए शुरू करते इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हम ऐसे ही एजुकेशनल और सोशियो पॉलिटिकल वीडियोस को बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साल है 1977 का, जब देश भर में इमरजेंसी हटा दिया गया है और फिर से जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। इस इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी भारतीय जनसंघ, जो कि आरएसएस सपोर्टेड पार्टी है, वो दूसरी रीजनल हिंदी फोकस्ड नॉन कांग्रेस पार्टी जैसे कि कांग्रेस ओ और भारतीय लोक दल के साथ एक अलायंस बनाती है, जिसका नाम जनता पार्टी रखा जाता है। इस पार्टी का बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करना। इलेक्शन होते हैं और जल्दी उसके नतीजे सामने आते हैं, जिसमें जनता पार्टी जीत जाती है और जनता पार्टी में से भारतीय जनसंघ को अकेले ही 93 सीट्स मिलती हैं। आज़ाद भारत में ये पहली बार होता है जब कोई नॉन कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता से बाहर है और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मोरारजी देसाई को चुना जाता है। लेकिन ये गठजोड़ वाली ये पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, क्योंकि जनता पार्टी में कई छोटे बड़े पार्टियां हैं जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है और जो भारतीय जनसंघ, जो कि जनता पार्टी का ही एक पार्ट है, उसमें जो मेंबर्स हैं वो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। अब आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी है जो कि इन छोटी बड़ी पार्टियों की आइडियोलॉजी से कन्फ्लिक्ट करती है और आरएसएस डबल मेंबरशिप भी देता है, जिससे जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो सहमत नहीं होती हैं और वो इस वजह से उन लोगों में मतभेद हो जाता है। 1980 में जनता पार्टी टूट जाती है और सरकार गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है, 1980 में दोबारा चुनाव होते हैं और इसमें जनता पार्टी को मात्र 31 सीटें मिलती हैं, जिसके तुरंत बाद जनता पार्टी एक मीटिंग बुलाती है और भारतीय जनसंघ के लोगों को कहती है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारी पार्टी के साथ रहो या फिर आप आरएसएस का हाथ थाम लो, और अगर आरएसएस का हाथ थामना है तो आपको जनता पार्टी से अलग होना होगा। जिसके बाद भारतीय जनसंघ, जिसका कि आरएसएस से बहुत पुराना नाता था, उसने जनता पार्टी से अपना अलगाव कर लिया। जनता पार्टी से अलग होने के बाद भारतीय जनसंघ 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी का गठन करती है, जिसका नाम पड़ता है भारतीय जनता पार्टी, जिसे आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। और इसका जो कोर कंसेप्ट था वो हिंदू नेशनलिज्म और आर्टिकल 370 को हटाने का प्लान था। इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी उस समय शामिल थे। 1984 में हुए जनरल इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिलती है और इन 2 सीट में ना अटल जी हैं और ना ही LK आडवाणी। पार्टी के लोगों में आपस में मंत्रणा करने के बाद अब प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया जाता है। 80 का दशक खत्म होते होते विश्व हिंदू परिषद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू करता है। बीजेपी और आरएसएस इस आंदोलन को दिल खोलकर सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण लोगों में अब बीजेपी काफ़ी पॉपुलर होने लगी है और 1989 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी 85 सीट जीत जाती है और कांग्रेस को सामने सामने से टक्कर देने लगती है। सितंबर 1990 में कुछ ऐसा हुआ जो कि भारत में आने वाली राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाली थी। ये वो समय था जब बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालती है, जिसके पीछे आडवाणी जी का मकसद कांग्रेस को मुस्लिम अपीसमेंट के मुद्दे पे घेरना था और बीजेपी के लिए हिंदुओं का समर्थन इकट्ठा करके पार्टी को नए स्तर पर लाने का था। हालांकि जब ये यात्रा बिहार पहुंची तब उस समय के बिहार के सीएम लालू यादव आडवाणी जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख देते हैं, पर जैसे तैसे करके रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती है। उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने कई सारे कर सेवकों को डिटेन करवा दिया और इस बीच कार सेवक और जो फोर्सेस वहां पर तैनात थी उनके बीच में बहुत ज़्यादा झड़प हुआ। इस झड़प में कई सारे कार सेवक मर गए। इस घटना के बाद बीजेपी ने VP सिंह वाली गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार वहीं पर गिर गई, जिसके कारण एक बार फिर से जनरल इलेक्शन करवाना पड़ा और इस इलेक्शन में बीजेपी 120 सीट जीत गई।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अभी होना बाकी था। जी हाँ, दिसंबर 1992 में आरएसएस और उसके एफिलिएट्स अयोध्या में रैली करते हैं, जिसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 1 लाख से भी ज़्यादा जो युवा थे वो शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रैली में अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। देखते ही देखते रैली में जो लोग थे वो भड़क जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। इसके बाद वो देखते ही देखते बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से देश भर में हिंदू मुस्लिम में दंगे शुरू हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सरकार को विश्व हिंदू परिषद को बैन करना पड़ता है और आडवाणी जी समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि 2009 में जो कमेटी का गठन हुआ था इस पूरे मामले को देखने के लिए, उसकी फाइनल रिपोर्ट में ये जो जस्टिस मनमोहन सिंह गुहा हैं वो कहते हैं कि उस समय के जो बड़े लीडर्स थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन तीनों ने ही बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से जो भीड़ था वो भड़काऊ हो गया था। हालांकि दोस्तों, इसका केस आगे चलता रहा और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही लोगों को इस केस से बरी कर दिया और उन्हें क्लीन चिट दे दी। दोस्तों, ये हादसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस हादसे के बाद बीजेपी पूरे इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया था और हर बच्चे के जुबान पे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम था। इसके बाद भी कई बार इलेक्शंस तो होते हैं और जिसमें बीजेपी जीतती है, लेकिन 1-2 वोट की वजह से वो सब सरकार गिर जाती है। लेकिन फाइनली 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 2004 तक रूल करते हैं, यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर को कंप्लीट करते हैं। और इस दौरान बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, जैसे पोखरण परीक्षण हुआ, कारगिल वॉर हुआ और सबसे फेमस जो ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री में था वो ये था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ था। हालांकि इस दौरान बहुत कुछ बुरी चीज़ें भी हुई थी, जिसकी वजह से यूपीए 2004 में वापस से पावर में आती है, जिसमें आप सबसे बड़ा रीज़न मान सकते हो कि गोधरा का जो कांड हुआ था उसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी की जो अल्टीमेट छवि थी वो बहुत ही ज़्यादा धूमिल हो गई थी। और इस दौरान जो बीजेपी था वो अपने अलायंस के साथ ज़्यादा सामंजस्य नहीं दिखा पा रहा था। इसी वजह से नीतीश भी पीछे हट गए थे और डीएमके ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से वापस से ही 2004 में कांग्रेस पावर में आ गई और 2009 में एक बार और जीती। लेकिन चूंकि कांग्रेस के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ जो करप्शन के चार्जेस इनके मिनिस्टर्स फेस कर रहे थे वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो जनता थी अब वो एक नई सरकार की मांग कर रही थी और उनके सामने एक नया चेहरा उभर के आए, गुजरात के उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। और 2014 में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है और यही किस्सा दोहराती है 2019 के जनरल इलेक्शंस में। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया कि कांग्रेस कभी एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी जिसका भारत पर एक छत्र छाया राज हुआ करता था, वहीं बीजेपी जिसने पहले जनरल इलेक्शन में मात्र 2 सीटें जीती थी। कैसे समय बदलते इन दोनों पार्टियों की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई, जहां आज कांग्रेस को दूसरे छोटी बड़ी पार्टियों के साथ मजबूरी में अलायंस करना पड़ रहा है और बीजेपी जो कि एनडीए के बिना ही अकेले अपने दम पे ही पूरी सरकार बना ले रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, खास करके उन दोस्तों में जो कि पॉलिटिकल वीडियोस में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।